तस्वीर में रंग भरने से तस्वीर नहीं बदलती, और नीयत हो साफ तो नीयत नहीं बदलती। हम जानते हैं हमारी बातों में अमृत नहीं, पर हमारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरह आपस में जहर नहीं घोलती। राजनीति में मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था, राजनीति मेरी कभी पसंद भी नहीं रही। एक ऑडियो लीक हुई थी, तो उस समय बहुत उस बारे में चर्चा हो रही थी और पुलिस ने मतलब आपके घर को भी छावनी में तब्दील कर दिया था। तो मेरे जीवन का एक वो ऐसा काला अध्याय था जो ना मेरे कभी नेचर में रहा है बना। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ना कभी किसी से एक कप चाय पी है, और ना कभी एक कप चाय पद पाने के लिए किसी को पिलाई है। कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उनकी भी आप नहीं सुनते थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए मुझे 3 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अभी आने वाले विधानसभा में महासमुंद से आप विधायक की उम्मीदवारी करेंगे, या फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रायपुर उत्तर के नए पुत्र होंगे अमरजीत चावला जी। कहते छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी बता दे जिसने नाखून भी कटाया हो। जब विद्याचरण शुक्ल जी एनसीपी में शामिल हुए थे, तो आप भी उनके साथ एनसीपी में शामिल हुए थे? क्योंकि भूपेश बघेल जी राजनीति के वो शेर हैं जिन्होंने हमेशा बुलंदियों के साथ दहाड़कर विपक्ष का सामना किया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो उम्मीदवार थे पार्टी के, वो वोटिंग के मतलब तुरंत बाद ही उनको निष्कासित कर दिया गया था, रमेश साहू जी को। और उसके चलते फिर जो है उनको पार्टी से मैंने निष्कासित कर दिया था। तो क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि देश में 2 ही लोग रहें, अडानी और मोदी, बाकी लोग कोई भारतीय नहीं है क्या? और अब सामने आ रहा है कि 6 जवान वहां शहीद हुए जी। आपने शहादत का अपमान कर दिया। ये बोलते डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर कैसी है कि बीच में डब्बे हैं, एक इंजन का मुंह इधर है, एक इंजन का मुंह उधर है, दोनों इंजन अपने अपने खींच रहे हैं, और बीच में डब्बा रूपी जो जनता है वो पीस रही है। और महासमुंद विधानसभा की बात करें, 2023 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस की हार हुई। 35 साल भीख मांगे पर 10 लाख का सूट पहन के राजनीति करते हैं। और अभी पेपर लीक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो कई स्टूडेंट्स उसके कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जितने भी बच्चों ने आत्महत्या की उन सब का पाप इस सरकार पर लगेगा। आने वाले सालों में 2028 में हम अमरजीत चावला जी को कहाँ देखेंगे? आपके क्या प्लान्स हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कल भी लड़ाई लड़ रहा था, आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और कांग्रेस के सिपाही के रूप में मैं जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ते रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महासमुंद के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल TSS द सगन शो में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं बोलेंगे, हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व में संगठन महामंत्री और जिला कांग्रेस कमेटी में महासमुंद से अध्यक्ष रह चुके श्री अमरजीत चावला जी। सत श्री अकाल आचार्य जी। साथियों, जब बात अमरजीत चावला जी की हुई है, उनके जो समर्थक है और जो विपक्षी है वो जानते हैं कि शब्दों में इनको कोई नहीं हरा सकता। तो हो सकता है आज मेरे शब्द थोड़े कम पड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं चाचा जी के साथ वार्तालाप। और चाचा जी कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। सबसे पहले आपको महासमुंद में एक बहुत शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ की प्रतिभाशाली लोगों को सामने लाने और उनके विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए आपने जो प्रयास किया है द सगन शो TSS के माध्यम से, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक अच्छे प्रयास के लिए। अच्छा जी, आपका बचपन कहाँ बीता और बचपन आपका कैसा था? मेरा जन्म महासमुंद में हुआ, गुरुद्वारे के पीछे हमारा घर था, वहाँ घर में ही मेरा जन्म हुआ। उसके बाद सारी स्कूल की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई, ये सब मेरी महासमुंद में ही हुई। इसके बाद फिर मैंने रायपुर में भी कुछ पढ़ाई की, और उसके बाद काम धंधा, परिवार, हमारे सब रिश्तेदार, सबका महासमुंद में ही रहना हुआ। हमारे चाचा जी तुमगांव के 10 साल सरपंच रहे, एक चाचा जी नगर पालिका में अध्यक्ष रहे। तो कुल मिला के काफ़ी पुराना परिवार है जो पिछले 125 साल से महासमुंद में रह रहा है जी। और चाचा जी, आपकी पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मैंने ग्रेजुएट भी किया, फिर उसके बाद मैंने अभी LLB भी की, क्योंकि मेरा शौक़ था कि ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी समय तक खाली रहने के बाद
फिर मैंने सोचा कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए, क्योंकि आदमी को कानून का ज्ञान होना चाहिए। और मैं देखता था कि जितने भी बड़े नेता हैं और मोस्टली वो इंजीनियरिंग और एलएलबी करते ही हैं। जी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ, इसी बहाने अपने संविधान को और कानून को करीब से जानने का। और राजनीति में रहते हैं तो कई किस्म के समय आते हैं, तो आदमी को अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी रही। तो वो जानकारी मजबूत रखने के लिए मैंने एलएलबी की पढ़ाई की। और राजनीति में आने का आपने कैसे फैसला लिया और कब लिया था चाचा जी फैसला? राजनीति में मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था, राजनीति मेरी कभी पसंद भी नहीं रही। वो हुआ ये कि जब मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट कर ली तो मुझे उस समय बहुत शौक़ था। मैं डांस भी बहुत अच्छा करता था, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। तो कुछ समय के लिए जब बड़े भैया रायपुर शिफ्ट हुए तो मैं उनका साथ देने के लिए, वहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट का भी काम था, मोटर पार्ट्स का भी काम था, तो मैं कुछ समय के लिए 89-90s में करीब रायपुर शिफ्ट हुआ उनके साथ, अप डाउन करते थे। फिर मैंने अपने खुद का भी व्यवसाय शुरू किया। पर 95 में हमारे परिवार में एक बहुत दुखद घटना हुई। मेरे बड़े भैया थे गुरदीप सिंह चावला जी, वो उनका निधन अकस्मात रूप से हो गया। तो फिर उनका काफ़ी बड़ा काम था यहाँ आरा मिल और फॉरेस्ट का। तो मुझे अब चूँकि बच्चे उनके बहुत छोटे थे और माताजी भर थी यहाँ, तो उस कारण मुझे महासमुंद पूरा आना पड़ा। और फिर जब यहाँ रहते थे तो शाम को अक्सर, जैसे छोटे शहरों में होता है, शाम को हम सब बैठते थे, बातचीत होती थी। तो उसी समय ऐसा हुआ था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 साल बाद ये निर्णय लिया था कि अब हम पार्षद के और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव कराएंगे। उसके पहले 15 साल का बैन लगा हुआ था जी। तो मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने मुझे उचका दिया कि पार्षद चुनाव लड़ना चाहिए। जी। तो मैं, मेरे घर के सामने उस समय वार्ड नंबर 4 होता था, वहाँ से मैंने पार्षद की दावेदारी की। सांसद विद्याचरण जी शुक्ल होते थे और उनके सांसद प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री सुभाष धुप्पड़ जी होते थे। और मेरा काफ़ी पारिवारिक संबंध विद्याचरण जी के साथ था, सुभाष धुप्पड़ जी के साथ था। सुभाष धुप्पड़ जी मुझसे काफ़ी प्यार भी करते थे। तो मैंने दावेदारी कर दी अपने दोस्तों के कहने से बचपने में। और उसके बाद कोइंसिडेंसली ऐसा हुआ कि वो वार्ड हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व जी। तो वहाँ से फिर मनोज कांत साहू जी लड़के पार्षद बने थे। तो पर वो राजनीति का जो चस्का लगा, मैं समझता हूँ वो आज तक उतरा नहीं है। एक बार जो आ गए तो फिर आ गए। चाचा, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आपने किन किन पदों में आप थे और किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया? मैं सबसे पहले जब राजनीति में आया था तो मैं एनएसयूआई में था, कुछ समय रहा। फिर उसके बाद मैं जिला यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना। फिर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव भी बना। फिर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता भी बना। फिर मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना। फिर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी बना। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं प्रभारी महामंत्री बना। तो लगभग संगठन के सारे पदों पर मैंने काम किया है। मैं यूथ कांग्रेस का महासमुंद जिले का पहला ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति था जिसको मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस में भी प्रदेश सचिव और फिर उसके बाद प्रदेश महामंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय देवव्रत सिंह के साथ भी मैं उपाध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तमाम पदों पर मैंने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और पीसीसी में काम किया है। अच्छा, जब कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आप बने महासमुंद के, तो महासमुंद में ऐसा है कि राजनीति करना बहुत मुश्किल है। आपने सबको एक मतलब गुलदस्ते की तरह संजो के रखा, तो वो आपने कैसे किया? देखिए, जब इंसान के इरादे बुलंद होते हैं और इंसान अगर ईमानदारी से राजनीति करना चाहता है, और तीसरी सबसे बड़ी बात तो उसको खुद के ऊपर जब पूरा विश्वास होता है, तो बट नेचुरली जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं और खुद के ऊपर पूरा भरोसा रख के काम करते हैं, तो आपको ना कोई अपना दुश्मन लगता है, ना आपको कभी किसी से कोई डर लगता है, और ना आपको अपनी राजनीतिक विरासत किसी के द्वारा छीन लेने का खतरा महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सबको साथ में लेके चलते हैं। और मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियों में मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। रमन सिंह जी की सरकार को 11 साल हो चुके थे बने। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, और उन विपरीत परिस्थितियों में मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं बहुत
खुशनसीब रहा कि उस समय के तत्कालीन जितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, उन सबका बहुत सारा स्नेह, प्यार और समर्थन मिला, जिसके वजह से मैंने अपने 3 साल के जिलाध्यक्ष कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से जिया। और मुझे गर्व है कि मैं करीब 1034 दिन जिलाध्यक्ष रहा था। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 543 धरना प्रदर्शन आंदोलन किए थे ऑन रिकॉर्ड। और मैं पुण्यतिथि जयंती को कार्यक्रम नहीं मानता। उसके अलावा मैंने क्या, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का मैंने 3 बार घेराव किया, काला झंडा दिखाया। बृजमोहन जी प्रभारी मंत्री थे, उनका घेराव किया, काला झंडा दिखाया, राज्योत्सव का विरोध किया। और बिजली ऑफिस से लेकर नगर पालिका से लेकर तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, किसानों के मामले को लेकर, बोनस को लेकर मैंने बहुत आंदोलन किए। और उसका फ़ायदा हमको 2018 में मिला और हमारे चारों विधायक कांग्रेस के जीत कर आए। तो और उस समय मैंने एक वादा निभाओ रैली करके कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया था। और मैं सौभाग्यशाली था, सबके आशीर्वाद से, सहयोग से वो कार्यक्रम हुआ। और जैसा कि सब जानते हैं कि मैंने जो वादा निभाओ रैली और कलेक्ट्रेट कार्यक्रम का घेराव किया था, मुझसे पहले वैसा कार्यक्रम महासुन में कभी किसी ने नहीं किया था। और मेरे उस कार्यक्रम के बाद वैसी भीड़ वाला कार्यक्रम आज तक महासुन में नहीं हुआ है। और चाचा, जिला अध्यक्ष रहते हुए एक ऑडियो लीक हुई थी, तो उस समय बहुत उस बारे में चर्चा हो रही थी और पुलिस ने मतलब आपके घर को भी छावनी में तब्दील कर दिया था, तो वो क्या मामला था? देखिए, कई बार क्या हो जाता है, विश्वासघात होता है। आपको पता होगा, विश्वासघात शब्द जो है वो विश्वास से बनता है। जब आप विश्वास करते हैं तो वहाँ घात होता है। जब राजनीति में आप अच्छा काम करते हैं तो गाहे बगाहे आपके कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो मेरे जीवन का एक वो ऐसा काला अध्याय था जो ना मेरे कभी नेचर में रहा है, ना मेरे कभी व्यवहार में रहा है। और मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि राजनीति में रहने वाला आदमी कभी भी किसी समाज का, धर्म का, व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पे विरोध कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि राजनीति अगर आपको करनी है तो उसमें आपको सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मेरे जीवन का एक वो ऐसा काला अध्याय था जिसमें बहुत कुछ लोग तो अब सुन रहे हैं, एआई के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। उस समय भी बहुत सारी काट छाट और एडिटिंग करके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, उसका दबाव बना के सिर्फ इसलिए ताकि मैं अच्छा काम ना कर सकूं, मैं अपने पद पर ना रह सकूं। क्योंकि उस समय मैं इतना अच्छा काम कर रहा था कि मैं स्वाभाविक तौर पे विधानसभा का सबसे प्रबल दावेदार हो गया था। तो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ और जिसका मुझे आज तक अफसोस है। लेकिन बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ और माननीय न्यायालय के द्वारा उस केस को ही एडमिट नहीं किया। एक बरी होना एक अलग चीज़ होती है, पर वो केस न्यायालय ने उड़ा दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है, ना उसमें कहीं ऑडियो की वैधता प्रमाणित हुई और ना ही किसी प्रकार का कुछ ऐसा साबित हुआ कि सच में मैंने ऐसी कोई बातें कहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक संदेश है आपके माध्यम से, आदमी जब राजनीति में आता है तो उसे बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए और सभी धर्म समाज का सम्मान करते हुए सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपकी एक गलती का इंतजार जनता तो नहीं कर रही, पर आपकी एक गलती का इंतजार आपके राजनीतिक विरोधी कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए और संभल के राजनीति करनी चाहिए। तो चाचा जी, उसके बाद ये आप जिसको काला अध्याय बोल रहे हैं, उसके बाद जो हुआ, आपको पीसीसी संगठन महामंत्री बनाया गया। तो ये हम कैसे वो करें कि आपका जो नेटवर्क है इतना तगड़ा है? नहीं तो मैंने कहा ना, अगर आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, सुचिता की राजनीति करते हैं। देखिए, आप एक चीज़ हमेशा राजनीति में मैं आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा, शॉर्टकट का रास्ता कभी भी लंबी दूरी का नहीं होता। आप जब स्थायी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जहां आप रहते हैं उस विचारधारा को बहुत ईमानदारी से आगे फैलाते हैं, तो जो मेहनत है इसकी कोई काट नहीं होती। आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ईश्वर भी सब देखते हैं। निश्चित तौर पे राजनीति में भाग्य का भी एक बहुत होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं प्रभारी महामंत्री बना तो मैं ऐसे ही नहीं बना। मेरे ऊपर आरोप लगे तो मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था। मैंने तत्काल सुचिता की राजनीति चूंकि करता था तो मैंने तत्काल जिला अध्यक्ष का इस्तीफा सौंपा और जिन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैं 1 महीने के बाद प्रदेश का पदाधिकारी भी बन गया। उसके बाद जब मैं प्रदेश में महामंत्री बना तो मैं अपने कार्यों के दम पर बना। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ना कभी किसी से 1 कप चाय पी है
और ना कभी एक कप चाय पद पाने के लिए किसी को पिलाई है। तो ये मेरा राजनीतिक जीवन हमेशा सुचिता का रहा। मुझे महामंत्री का जब अवसर माननीय मोहन मरकाम जी ने दिया तो मैं यूथ कांग्रेस का एनएसयूआई का प्रभारी था। आप देख सकते हैं उस समय यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप भी बहुत अच्छी हुई, एनएसयूआई के कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हुए। उसके बाद मुझे मेंबरशिप का इंचार्ज बनाया गया तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने जब एआईसीसी से मेरी मेंबरशिप के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई महामंत्री रहते हुए, तो पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर किया उस पर मैं खरा उतरा और जो 6,02,000 सदस्यता का रिकॉर्ड था प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ का, तो सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी थे, सब विधायकों का सहयोग मिला और 19,24,000 मेंबरशिप आज रिकॉर्ड तोड़ हमने की जिस समय मैं मेंबरशिप का इंचार्ज था। और 1,12,00,000 रुपए मैंने मेंबरशिप के नगद जमा कराया। और मजे की बात थी कि वो पैसा स्वयं कार्यकर्ताओं ने दिया था, नहीं तो ये माना जाता है कि मेंबरशिप का पैसा कोई देता नहीं। तो ईश्वर की कृपा से, पार्टी के भरोसे पर मैं खरा उतरा, मैंने काम किया, मेहनत किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं प्रभारी महामंत्री संगठन जिस पद पर जाना मेरे लिए मतलब मैं अपनी पार्टी को जितना धन्यवाद दूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को सेकंड सर्वश्रेष्ठ पद जो संगठन का होता है उस पर पार्टी ने भरोसा जताकर वो जिम्मेदारी सौंपी और मैंने बखूबी उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी और पूरी शुचिता के साथ किया। चाचा, सदस्यता अभियान के बारे में आप बता रहे हैं, तो उस समय आपको राहुल जी ने भी बुलाया था, आपसे भेंट की थी उन्होंने जी। तो उनसे आपकी क्या बात हुई थी उस समय? जब मेंबरशिप ये पूरा हुआ तो उस समय पूरे देश में छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे था मेंबरशिप में। भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या को देखते हुए कर्नाटक नंबर 1 पे था और कर्नाटक में मेंबरशिप का पूरा काम अभी जो वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार जी वो देख रहे थे। मैं यहाँ देख रहा था, परिणीति शिंदे जी महाराष्ट्र की जो सांसद है वो महाराष्ट्र की देख रही थी, चरणजीत सापरा जी मुंबई, ऐसे बड़े बड़े लोग देख रहे थे। और उस समय ये जो काम हुआ तो निश्चित तौर पे यहाँ जो काम हुआ उससे प्रसन्न होकर पूरे देश के 10 स्टेट कोऑर्डिनेटर लोगों को बुलाया गया था। मैं सौभाग्यशाली था, उसमें मुझे भी दिल्ली बुलाया गया, माननीय KC वेणुगोपाल जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया, उनसे मीटिंग भी हुई। फिर माननीय KC वेणुगोपाल जी ने ले जाके राहुल जी से भी हम सभी 10 प्रदेश कोऑर्डिनेटर को मिलाया और राहुल जी ने काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। वो क्षण भी मेरे लिए काफ़ी कीमती था। राहुल जी से प्रत्यक्ष हम लोग देखा करते थे कि जब प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जाते हैं तो राहुल जी से 1 to 1 हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाते हैं। तो हम सोचा करते थे कि कभी हमारे जीवन में भी ऐसा अवसर आएगा कि हमारा जो आइकॉन है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला ये ऐतिहासिक जो हमारा नेता है, हमारा लीडर है, उसके साथ कभी हमको ऐसा 1 to 1 हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे इस काम की और मेहनत की बदौलत वो अवसर भी प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं राहुल जी का, KC वेणुगोपाल जी का और अपनी पूरी पार्टी का आज भी तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो आपकी फ़ोटो देख के ना हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा था चाचा जी। हरीश और मैं थे, बात कर रहे थे कि मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं चाचा, तो हम लोग को भी बहुत खुशी लगी थी वाली फ़ोटो देख के आपकी। निश्चित तौर पे हर वो इंसान जो ईमानदार है, मेहनत करता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार मेहनत और ईमानदारी के रास्ते थोड़े लंबे हो जाते हैं और सफलता मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, पर मिलती जरूर जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब युवा हैं, एरिश है, आप हो, ऐसे कई युवा साथी जो लगातार पिछले कई वर्षों से मैं बहुत नज़दीक से आप लोगों को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग लगातार पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। विपक्ष की जो मजबूती के साथ भूमिका होती है, आप लोग यूथ आइकॉन हैं महासमुंद के, बहुत अच्छा काम करते हैं। निश्चित तौर पे आप इसी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहिएगा काम, निश्चित तौर पे आने वाला आपका भविष्य उज्जवल होगा। और चाचा, PCC महामंत्री रहते हुए आपने बहुत सारी नियुक्तियां की। उस समय ऐसे सुनने में आता था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उनकी भी आप नहीं सुनते थे, तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो प्रदेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की दशा दिशा, किसानों की स्थिति,
आदिवासियों का जीवन, वनोपज को लेकर, स्कूल को लेकर, राम वनगमन पथ को लेकर, कौशल्या मंदिर को लेकर कई माइलस्टोन काम किए। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल में मुझे उनके सानिध्य में महासमुंद का जिला अध्यक्ष बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। और भूपेश बघेल जी की जो कार्य प्रणाली थी उस समय, जो लगातार उन्होंने पदयात्राएं की और लगातार जो रमन सिंह की सरकार को घेरने का काम किया, जिससे मैंने अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी कुछ सीखा, तो वो भूपेश बघेल जी की अवहेलना करने की ना मेरी हैसियत थी और ना किसी कार्यकर्ता की है कि वो शीर्ष में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, जो भी निर्णय होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि प्रभारी महामंत्री संगठन का काम जो होता है वो खाली जो आदेश होते हैं उसका पालन करना होता है। नियुक्ति का अधिकार, मनोनयन का अधिकार, ये सब अधिकार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के होते हैं। किसी भी नियुक्ति में मेरा किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता था। जो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के होते थे, उस आदेशों का मैं अक्षरशः ईमानदारी से पार्टी के हित में पालन करता था। और चाचा ऐसे कहते हैं कि आपको चरणदास महंत जी का करीबी माना जाता है, पर जितना हम आपके बारे में जानते हैं, रिसर्च करते हैं, आपका हर किसी के साथ अच्छा संबंध है और हर जगह आप कैसे फिट हो जाते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि मैं कभी भी गुटबाजी पे बिलीव नहीं करता और मेरा ये मानना है कि जो प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, माननीय भूपेश बघेल जी हों, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हों, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी हों, माननीय ताम्रध्वज साहू जी हों, माननीय दीपक बैद जी हों, माननीय मोहन मरकाम जी हों, माननीय शिव डहरिया जी हों, या जो तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता, इनको देखकर, इनकी कार्यप्रणाली को देखकर हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ सीखा है। और ये लोग यूनिवर्सिटी हैं, हम लोग स्कूल हैं। तो मेरा ये मानना है कि नेता तो देखो जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, हम तो उसी गुट के हैं, कांग्रेस के गुट के हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हमारे रहते हैं हम उसके गुट के हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो भी रहते हैं हम उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं का मान सम्मान करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मुझे कभी भी किसी भी वरिष्ठ नेता के साथ कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने देखा कि तमाम बड़े नेता हैं, पार्टी की विचारधारा को लेकर, पार्टी के पक्ष में जो लोग ईमानदारी से लड़ते हैं उनको पूरा आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं या कानाफूसी करके अपना रास्ता बनाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो करीब है, पर कोई भी ईमानदार वरिष्ठ नेता होता है वो उसी कार्यकर्ता को पसंद करता है जो पार्टी की विचारधारा के साथ ईमानदारी से खड़ा होता है और पार्टी के लिए लड़ता है। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, दोनों का भरपूर आशीर्वाद मिला। मेरे कार्यक्रमों में लगातार उनका महासमुंद आना भी हुआ। उसके बाद माननीय मोहन मरकाम जी के साथ मैंने काम किया, उनका भी भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। माननीय चरणदास महंत जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका भी मैंने महासमुंद में सबसे बड़ा कार्यक्रम कराया था और मैं उनका भी बहुत स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। अभी माननीय दीपक बैद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके हर आदेशों का हम पालन करते हैं तो उनका भी बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। माननीय ताम्रध्वज साहू जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं, महासमुंद से चुनाव लड़े, उनका भी आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होता है। शिव डहरिया जी, तमाम बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि मैं सबका मान सम्मान करता हूँ और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपना नेता मानता हूं, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता हूं, राहुल जी के बताए हुए रास्ते पर चलता हूं, इसलिए मुझे कभी किसी बड़े नेता से परेशानी नहीं हुई। और चाचा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी आने वाले विधानसभा में महासमुंद से आप विधायक की उम्मीदवारी करेंगे, या फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि रायपुर उत्तर के नए पुत्र होंगे अमरजीत चावला जी? नहीं, देखिए क्या होता है, मेरा काम है काम करना। पार्टी के लोग, पार्टी के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी की टीम, कनेक्ट सेंटर, पार्टी के अपने पर्यवेक्षक, पार्टी की अपनी एलआईबी होती है, वो सारे लोग देखते रहते हैं। और मुझे तो अच्छे से यकीन है कि आप मेहनत से सिर्फ काम करते जाइए जो आपके हाथ में है। बाकी टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, ये सब ईश्वर की कृपा से, पार्टी के आशीर्वाद से होता है। पार्टी ने मुझे जब जो जिम्मेदारी दी है मैंने उसका हमेशा पालन किया। संगठन में निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने की इच्छा है। पार्टी मुझे जहां जब जो जिम्मेदारी देगी, जिस लायक समझेगी, मैं उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, तैयार रहता हूं और जो आदेशों का उसका पालन करूंगा। और चाचा जी, हम लोग बहुत साल से देख रहे हैं कि संगठन में आपकी अच्छी पकड़ है, तो कंटिन्यू वो ऐसे रखना तो पॉसिबल नहीं है, आपने कैसे उसको मेंटेन किया?
नहीं, मेंटेन शब्द गलत है, क्योंकि ये चीज़ें मेंटेन करने से नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले कहा ना, आपकी मेहनत, पार्टी की विचारधारा की जानकारी, अपने पार्टी के गौरवशाली इतिहास, चाहे आज़ादी के पहले का हो, चाहे आज़ादी के बाद का हो, चाहे संयुक्त मध्य प्रदेश के विकास का हो, चाहे छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास का हो। आप जब अपनी पार्टी की रीति नीति विचारधारा को अच्छे से जानते हैं, पार्टी के गौरवशाली इतिहास को आप अच्छे से जानते हैं, आपकी सरकार ने जो लगातार श्वेत क्रांति से लेके हरित क्रांति से लेके सूचना के अधिकार तक जो कार्यक्रम दिए हैं, जिससे पार्टी का विकास हुआ, भिलाई स्टील प्लांट जैसे कई, सूचना का अधिकार जैसे, मनरेगा के अधिकार जैसे कई बड़े कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कांग्रेस ने दिए। जब आप ये सब जानते हैं कि कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए आपने सबसे पहले महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, महिला राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष दिया, महिला राष्ट्रपति दिया, तो जब आपको पता होता है कि आपकी पार्टी ने महिलाओं के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, SC ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए देश के प्रति अपना फर्ज कैसे अदा किया है, जब आप इन सारी बातों को लेकर, अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एप्रिसिएशन सब तरफ होता है। और भले आपको पता ना चले, पर आपकी हर बात पे, आपकी हर हरकत पे पार्टी की भी नज़र रहती है और जनता की नज़र भी रहती है। इसलिए आदमी को हमेशा ईमानदारी से सिर्फ अपना काम करना चाहिए, बाकी पार्टी के नेताओं पर और ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो समय आता है तो समय के अनुसार सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि आप प्लानिंग से कोई काम नहीं करते। अगर आप प्लानिंग से करते हैं तो वो आर्टिफिशियल चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे मैं अपने आप को गौरवशाली भी इसलिए महसूस करता हूं कि जिस छत्तीसगढ़ की धरती पे मैंने जन्म लिया, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए मुझे 3 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने दिल्ली में भी गिरफ्तारी दी, मैंने रायपुर में भी गिरफ्तारी दी, मैंने पंडित विद्याचरण शुक्ला जी के साथ, पवन दीवान जी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को लेकर काम किया और 3 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने उस नज़ारे को और उस अश्रु गैस के गोले को और वो जो गास मेमोरियल की गिरफ्तारी हो, चाहे रायपुर में सुभाष स्टेडियम की गिरफ्तारी हो, चाहे यहाँ छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद और छत्तीसगढ़ संघर्ष मंचों को लेके हमारे कार्यक्रम मेहनत रही हो, मैं उसका भी सहभागी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद जो मेरी जन्मस्थली है महासमुंद, यहाँ पे मैं अपने पार्टी के सबसे बड़े पद जिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरा प्रदेश, जिस प्रदेश में मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो धन्यवाद कहने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पार्टी के प्रति, पार्टी ने आपके प्रति जो भरोसा जताया है, उस उपकार के लिए काम करने के लिए बहुत बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी भर बहुत काम करते हैं पर उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पार्टी ने बहुत काम करने का अवसर दिया और मैं अपने राजनीतिक जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं रहा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि शुचिता की राजनीति होनी चाहिए और मैं उसी प्रिंसिपल के साथ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की विचारधारा के साथ आगे बढ़ता हूँ। और राहुल गांधी आज जिस दमदारी के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, दमदारी से, और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो पैगाम दिया, मैं उसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्यकर्ता होने का जो एक छोटा सा योगदान है वो देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी ईश्वर और पार्टी जो जिम्मेदारी दे, जो आशीर्वाद दे, उसको करेंगे। और चाचा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? निश्चित तौर पे बनेंगे, क्योंकि आज देश को जरूरत है एक ईमानदार नेता की, एक ईमानदार व्यक्तित्व की, एक ऐसे नेता की जो संविधान को लेकर सजग है, जो इस देश की जनता के लिए सजग है, जो इस देश के MSME के लिए सजग है, जो इस देश के मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, जो इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मैकेनिकों के लिए, कुलियों के लिए, सभी वर्ग के लिए वो नज़दीक से जाकर, छात्रों के लिए नीट में जिस प्रकार उन्होंने काम किया, हर वर्ग के लिए लगातार वो जो संघर्ष कर रहे, मेहनत कर रहे और पूरी ईमानदारी और दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई इस देश के सामने ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन इस देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा ये देश भारतीय जनता पार्टी की तरह आज विश्व की 5वीं मजबूत शक्ति ऐसा झूठा नहीं बनेगा। जिस दिन इस देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 का मजबूत देश बनेगा।
और चाचा जी, हम आपके जो समर्थक हैं उनसे ज़्यादा जो आपके विरोधी हैं वो ये मानते हैं कि आपको तर्क वितर्क में कोई नहीं हरा सकता, कोई मुकाबला नहीं है। तो आप जैसे हाजिर जवाब हैं, तो आप बचपन से ही ऐसे हैं कि राजनीति में आने के बाद ऐसा हुआ? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि मेरा कोई दुश्मन नहीं। जी। दुश्मन शब्द ही गलत है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, राजनीति में दुश्मन कोई नहीं होता। लोग बोल देते हैं जरूर, और जो मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मुकाबले वाली बात नहीं होती। देखो, ये प्रतिभा बाई बर्थ भी रहती है, और दूसरी बात यह है कि दुश्मन कोई होता नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब आप ईमानदार रहते हैं, जब आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपनी पार्टी के प्रति आप समर्पित रहते हैं, तो आपकी पार्टी की उपलब्धियां आपको रट जाती हैं, याद हो जाती हैं। जब आप अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए ईमानदार होते हैं, तो देश में सत्ता पक्ष जो गलतियां कर रहा होता है, जो भ्रष्टाचार कर रहा होता है, जो देश के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा होता है, आप उसको जागरूकता के साथ ग्रहण कर लेते हैं। तो जब आप टीवी डिबेट में बैठते हैं या कहीं पर भी बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपने ईमानदारी से की हैं वो आपको मस्तिष्क पटल में रहती है, और वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और आप ईमानदार रहते हैं, इसलिए आप किसी से डरते नहीं, इसलिए बेबाक होकर निर्भीक रूप से आप अपनी बात करते हैं। लेकिन जब आप चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आप कोई गलत काम करते हैं, आप बदनीयती रखते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं सरकार का भी डर रहता है, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से आपने जिनको नुकसान पहुंचाया उनका भी डर रहता है। तो जब आपके मन में डर रहता है, ईमानदारी नहीं रहती, तो जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो उभर कर सामने नहीं आती। पर जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से काम करते हैं, तो जो आपकी ओरिजिनलिटी रहती है वो निर्भीकता के साथ, मजबूती के साथ आपके शब्द बनकर, आपके शब्दों के रूप में वो बाहर निकलती है, तो वो अपने आप में मजबूती के साथ दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं आचार्य जी। जब विद्याचरण शुक्ल जी एनसीपी में शामिल हुए थे, तो आप भी उनके साथ एनसीपी में शामिल हुए थे? क्योंकि उस समय आपको उनका बहुत करीबी माना जाता था। नहीं, मैं कभी भी, बल्कि हम लोग तो इस बात के हमेशा राजनीतिक तौर पे वो रहे। वो भारतीय जनता पार्टी भी जब उन्होंने ज्वाइन की, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उनके राजनीतिक जीवन का वो सबसे गलत फैसला था। तो हम लोग भी हमेशा इस बात को मानते हैं कि वो कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था, और हम लोग अपनी पार्टी में हमेशा से रहे। जब वो बीजेपी में भी गए, तो उस समय हम लोग मैं देवव्रत सिंह जी के साथ, उस समय प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का। मैं शुरू से कांग्रेस में रहा, और हमेशा कांग्रेस में रहा, और हमेशा कांग्रेस में ही रहूँगा। और दादाजी, विद्याचरण शुक्ल जी और श्यामाचरण शुक्ल जी दोनों से आपकी मतलब अच्छी बातचीत थी, आप उनके बहुत करीब थे, और उन्होंने महासमुंद का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आप उनकी कोई ऐसी खास बात जो बताना चाहते हैं? क्योंकि हम उनसे उतना करीबी नहीं थे, तो उनकी कोई खास बात। देखिए, श्यामाचरण जी बहुत विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे, और बहुत किसानों के लिए सदैव चिंतित रहने वाला व्यक्तित्व था उनका। और संयुक्त मध्य प्रदेश में 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, और जो उनकी राजनीतिक विरासत थी, पंडित रविशंकर शुक्ला के सुपुत्र थे वो, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला ये परिवार रहा। तो किसानों के लिए और जितनी भी छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाएं उनको लाने का काम श्यामाचरण जी ने किया। इसलिए हम उनके हमेशा कायल भी रहे और उनके प्रशंसक भी रहे। रही बात विद्याचरण शुक्ला जी की, तो मैं उनका फैन इसलिए रहा कि वो उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, यूथ पॉलिटिक्स को आगे लाना, युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करना। और उनकी एक जबरदस्त क्वालिटी थी कि वो, उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता था उनके राजनीतिक जीवन को लेकर, जब वो 1952 में पहली बार सांसद बने, उसके बाद कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहने का अवसर उनको मिला, पर हम लोग जब उनसे बात करते थे, किसी भी सब्जेक्ट पर बात करते थे, वो कभी ये नहीं देखते थे कि ये बच्चा है, इससे मैं क्या बात करूं। खुलकर बात करते थे, और जितनी देर उनसे जिस भी विषय पर हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे या जानकारी लेना चाहते थे, विद्याचरण जी बहुत बेबाक होके, बहुत खुले मन से साथ में बैठाते भी थे, साथ में खाना भी खिलाते थे, साथ में गाड़ी में घुमाते भी थे, और पूरी जानकारी भी देते थे। तो वो एक राजनीति की बहुत बड़ी पाठशाला थे। और ये शुक्ल बंधु छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राजनीति में बहुत बड़े धूमकेतु हुए हैं। निश्चित तौर पे इनका काफ़ी योगदान भी रहा। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए विद्याचरण जी के साथ काम करने का और उनको बहुत करीब से जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सबसे पहले मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस में जब मैं प्रदेश का महामंत्री बना था,
और वो भी विद्याचरण जी के कारण मुझे बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों राजनीति के अद्भुत सितारे थे जिनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और चाचा जी, महासमुंद नगर पालिका की बात करेंगे तो 2014 में जो चुनाव था महासमुंद नगर पालिका का, तब आप जिला अध्यक्ष थे। और उस समय ऐसा हुआ था कि जो उम्मीदवार है कांग्रेस के वो फाइनल नहीं हुए थे, और जो नामांकन रैली थी कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने वाली थी। तो वहां जाके फिर उनको बी फॉर्म मिला था। तो वो मामला क्या था, और उसमें स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की कोई भूमिका थी क्या? निश्चित तौर पे देखिए, उस समय मैं जब जिला अध्यक्ष था तो मैं चाहता था महासमुंद से मनोज कांत साहू जी को नगर पालिका का प्रत्याशी बनाऊं, और मैंने उनका बी फार्म भी प्राप्त कर लिया था। और हुआ ये था कि उस समय जोगी जी सांसद थे महासमुंद के, और माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। और आखिरी में ऊपर से कुछ ये तय हुआ कि नहीं, जो महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष जो है उनको जोगी जी के कोटे में देना चाहिए। तो फिर माननीय भूपेश बघेल जी ने मुझे बुलाकर कहा कि जोगी जी की इच्छा है कि महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष का जो उनका जो प्रत्याशी है वो होना चाहिए। तो इसलिए इसको जो है रमेश साहू जी को नगर पालिका का प्रत्याशी बनाना है। तो मैंने उनसे कहा, आप अध्यक्ष हैं, आपका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो वो फिर बी फार्म जो है आखिरी दिन मिला था, और जब नामांकन रैली निकली थी तो मैं रायपुर में था। फिर मैं बी फार्म लेकर सीधा नामांकन रैली में शामिल हुआ था, इसलिए वो बी फार्म जमा करने में थोड़ा लेट हो गया था। और उसी से जुड़ी हुई एक और घटना है चाचा जी कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो उम्मीदवार थे पार्टी के, वो वोटिंग के मतलब तुरंत बाद ही उनको निष्कासित कर दिया गया था, रमेश साहू जी को। तो वो क्यों हुआ था, वो मामला क्या था? राजनीति में क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप बहुत सबसे आसान काम होते हैं, क्योंकि आरोप लगाने वाले आरोप लगा देते हैं, पर आप जब तक साबित करते हैं या जब तक सत्य सामने में आता है वो प्रचार प्रसार हो जाता है। और जो आपके विरोधी रहते हैं वो उसको सच मान के प्रचार करते हैं, और जो आपके समर्थक होते हैं वो सफाई देते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक बयानबाजी हो गई थी जो पार्टी के खिलाफ थी, और उसके चलते फिर जो है उनको पार्टी से मैंने निष्कासित कर दिया था। और राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, जो अडानी है वो मोदी है, और जो मोदी है वही अडानी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी ने अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज देश में जो लगातार जिन जिन देशों की मोदी जी ने यात्रा की, उन देशों में मोदी जी के आने के बाद अडानी जी को बड़े बड़े ठेके मिले। और अडानी जी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद जिस तरीके से शीर्ष में पहुंची, और जिस तरीके से मोदी जी अडानी के विमान में घूमते थे पहले, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगातार जो अमेरिका में अडानी के मामले हुए हों, या जो कोल ब्लॉक उनको देने के मामले हुए हों, जो भी आर्थिक लाभ उनको पहुंचा, तो उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो है ये सरकार जो है वो अडानी जी चलाते हैं, और मोदी जी के साथ उनकी काफ़ी गहरी मित्रता है। उसका राजनीति में ताकतवर होने की वजह से उनके धंधे में अडानी जी के काफ़ी लाभ मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। और राहुल जी कहते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो हमें अंदर की जानकारी देते हैं जो गड़बड़ हो रही है। तो जो ऑफिसर्स है वो खुल के सामने क्यों नहीं आते, और क्या जानकारी देते हैं वो? नहीं, देखिए, राजनीति में कभी भी आप तानाशाही से राजनीति करते हैं तो जब तक आप ताकतवर रहते हैं तब तक आपके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और वो सामने से विरोध नहीं कर पाता। लेकिन अंदरूनी तौर पे रावण ने भी अगर तानाशाही की थी तो उसके यहाँ भी विभीषण ने भगवान राम की मदद की थी और उनको सूचना दी थी जी। तो आज मोदी जी की सरकार जो तानाशाही से सरकारें चला रही है, तानाशाही से जो निर्णय हो रहे, तो अधिकारी तो सूचना देते ही देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है या उनकी अंदरूनी जो बातें हैं, वो सारी बातों को लेकर राहुल जी को जानकारी देते हैं। और राहुल जी ने तो अभी ये भी कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर से भी पता हुआ, अगर बात गलत थी तो इलेक्शन कमिश्नर का बयान आ जाना चाहिए था, नहीं आया। मतलब राहुल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी राहुल जी जो कहते हैं वो सच कहते हैं। राहुल जी ने जब जब जो भविष्यवाणियां की हैं, आप पिछले 5 सालों में देख लीजिए, हर भविष्यवाणी उनकी सही साबित हुई है।
और वोट चोरी का जो वर्ड है, वोट चोरी, उन्होंने राहुल गांधी जी ने ही दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, वोट चोरी के कई प्रमाण भी सामने आए, और जिस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में या अभी पश्चिम बंगाल में जो चीज़ें हुई और जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, संवैधानिक एजेंसियों ने जिस प्रकार के काम किए, जिस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी किए, जिस प्रकार के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि वोटों की चोरी होती है, और निश्चित तौर पे चोरी हो रही है। आप देखिए, 27 लाख लोगों को बंगाल में वोट देने का मौका नहीं मिला। तो ये कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान है? अब आप बोलते हैं कि पासपोर्ट जो है वो आपके भारतीय होने का प्रमाण नहीं है। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती? कभी आप आधार कार्ड को शामिल नहीं करते, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो आप आधार कार्ड को शामिल करते। अब आप बोलते हैं कि आधार कार्ड जो है वो आपका प्रमाण नहीं है। अब आप बोलते हैं पासपोर्ट प्रमाण नहीं। तो भाई, प्रमाण कौन है? तो क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि देश में दो ही लोग रहें, अडानी और मोदी, बाकी लोग कोई भारतीय नहीं है क्या? तो जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तो इस तरह की बातें भी सामने आती है। उससे साबित होता है कि राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभी ऐसा हो गया था कि मोदी जी का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी देश नहीं है, ये भारत इस देश की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और ये दो मोदी जैसे कई आए, कई चले गए। ये देश पहले भी अक्षुण्ण था, आज भी अक्षुण्ण है और कल भी अक्षुण्ण रहेगा। तो देश मतलब मोदी नहीं है, मोदी मतलब देश नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से बना हुआ है। और वो ये उन लोगों को तो ऐसा कहना इसलिए भी शोभा नहीं देता, जिन लोगों ने राम का नाम लेके सरकार बनाई, उन्होंने राम के चंदे की चोरी कर ली, राम के चढ़ावे की चोरी कर ली, राम राज की बात करते हैं। तो ये क्या राम राज है? तो मोदी देश और देश मोदी कैसे हो सकता है? इसी से आप समझ जाइए, अब देश की जनता जान गई है। इनके इन बातों पे, इनके वादों पे, इनके जुमलों पर अब कोई भरोसा नहीं करने वाला। और आप देखिएगा 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि यहां पर भी विष्णुदेव जी की सरकार वही कर रही है। आदिवासियों को लूटने का काम कर रही है, गरीबों को धोखा देने का काम कर रही है, भरी प्रसाद में लोगों के सर से छत छीनने का काम करे। मोदी जी ने जो किया वही कर रहे, सारा कुछ अडानी को दे रहे। 500 में सिलेंडर देने की बात करते हैं, 1000 में पहुंचा देते हैं। आज तो $71 प्रति बैरल हो गया। क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रहे? एयरपोर्ट की छतें बह रही हैं, स्टेशन बेच दिए, नवरत्न कंपनियां बेच दिए। तो देश हो सकता है क्या? मोदी जी ना कभी देश थे, ना कभी हो सकते हैं। और ये बोला चाचा जी कि राम मंदिर की आप बात कर रहे थे, तो राम मंदिर का मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी कि सबसे पहले जो ताला खोला था राजीव गांधी जी ने खोला था। नहीं, देखिए, उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और निश्चित तौर पे राजीव जी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। और उसके बाद चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले श्रेय लेते हैं ना, इनको श्रेय लेना भी नहीं चाहिए, पर भारत की जनता बहुत सीधी है, बहुत सरल है, भावनाओं में बह जाती है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में मास्टरी है। तो इन्होंने लगातार झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद इन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और अपनी सरकारें बनाई। पर आज देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अगर आराध्य राम का ये लोग सम्मान करते, आप सोचिए, सिहरन सी आ जाती कि कोई आदमी राम के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है वो हमारी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने, देश की जनता के साथ धोखा दिया इन्होंने। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्थितियां क्या है इस देश की, आज देश कहां जा रहा है। और अगर कुछ भी मुद्दा निकलता है तो ये नेहरू जी को टारगेट करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नेहरू जी जैसे बनना चाहते हैं या बन नहीं पा रहे तो उनको टारगेट कर रहे हैं? देखो, नेहरू जी तो ये कभी बन नहीं सकते। इनको ये नहीं पता कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 9.5 साल जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। और आज गूगल का ज़माना है, आप सर्च कर लीजिए, इनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, वो भी जेल में रहे। और उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकीलों में से एक मोतीलाल जी वकील हुआ करते थे। और उस समय उन्होंने जो दान दिया था इस देश के लिए, और उन्होंने जो अपनी संपत्ति दान की थी, आज अगर उसको गिनेंगे ना तो वो अरबों रुपए में जाती है। तो ये क्या बोलते हैं ना, आप बराबरी नहीं कर सकते तो आप झूठ बोलो। जैसे ये एक
प्रचार करते हैं कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे। जी ठीक है, और उस समय तो हवाई जहाज ही नहीं हुआ करते थे। पेरिस ड्राई क्लीनर करके इलाहाबाद में एक ड्राई क्लीन की दुकान होती थी, जी। वहां नेहरू जी के कपड़े धुलते थे। तो ये झूठ बोलते हैं। जो लोग राम का चंदा चुरा सकते हैं, राम का पैसा चुरा सकते हैं, तो कोविड में धोखा दे सकते हैं, नोटबंदी में अपनी माता का राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नेहरू जी के नाखून के बाल के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह की हल्की बातें करते हैं। और मैं बोलता हूं, अब 14 साल से तो आपकी सरकार है ना, आप कुछ तो करके दिखाओ। ट्रंप लगातार आपकी बेइज्जती कर रहा है, पूरे विश्व में आपकी विदेश नीति का उपहास उड़ रहा है। रसिया से तेल लेना है कि नहीं लेना अमेरिका बताता है हमको, वो डिसाइड करते हैं। तो सब जनता समझ रही है, देख रही है, जान रही है। अब इनके पास क्या कहने के लिए कुछ है नहीं। आजादी की लड़ाई में ये लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे। आजादी में मैं तो चैलेंज करता हूं, हर बार मैं ये बात बोलता हूं कि देश की आजादी में, अरे देश की आजादी तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ जो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी बता दे जिसने नाखून भी कटाया हो। आंदोलन और जेल जाने की बात दूसरी, या देश की आजादी के लिए एक भी वाजपेयी जेल गया हो तो बता दे। क्यों नहीं कह पाते, क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि ये तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत के 2 टुकड़े कर रहे थे, पाकिस्तान बनवाने वाले ये लोग, इन महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग। ना इनके पास गौरवशाली इतिहास है, ना गौरवशाली वर्तमान है, और ना गौरवशाली अतीत रहेगा। उससे घबराकर ये लोग झूठ बोलते हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं, जिसको देश की जनता ने जान लिया, समझ लिया। और आप 29 में देखिएगा आप, और मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। मुद्दों को भटकाने के लिए झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। आप मोदी की गारंटी के जितने भी घोषणा थे, वादा थे, 15 लाख रुपए खाते में आएगा बोले थे ना, आया क्या? एक के बदले 10 सिर लाएंगे बोले। और ये इतने छिछोड़े लोग हैं, मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। संसद के पवित्र सदन में इस देश का रक्षा मंत्री बोलता है कि पहलगाम में कोई शहीद नहीं हुआ, जी और अब सामने आ रहा है कि 6 जवान वहां शहीद हुए। जी। आपने शहादत का अपमान कर दिया। वहां शहीदी स्मारक में नाम, पुलवामा में 400 केजी RDX आ गया, और सत्यपाल मलिक बोलते बोलते इस दुनिया से चले गए कि मोदी जी को मैं फोन लगाता रहा कि कनवाई में उनको हवाई जहाज से शिफ्ट करना, उन्होंने हवाई जहाज उपलब्ध नहीं किया, जंगल सफारी में शूटिंग कर रहे थे। ये किस मुंह से बात करेंगे? उरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, मुद्दों को दबा दिए। ये झूठ बोलते हैं। खुद ये रातों रात बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं नवाज शरीफ का। मैंने कहा ना इनके पास मुद्दे हैं, ना इनके पास बातें हैं, ये झूठ बोलते हैं। ना ये 15 लाख दिए, ना ये 2 करोड़ रोजगार दिए, ना ये किसानों की आय दुगनी किए, है ना, और 700 किसानों की शहादत अलग करवा दिए बॉर्डर में 3 काले कानून लाकर। संविधान का ये लगातार अपमान किए। अंबेडकर जी के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर क्या बोला था, पूरे देश के लोगों ने देखा था। तो ना ये, और ये तो आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। आदिवासी बोलने में इनको शर्म आती है। पूरा हसदेव जो है ये अडानी को सौंप दिए, पूरा बस्तर ये बेच दिए। तो ये किस मुंह से बात करेंगे? अगर हम बात करें इनकी नाकामियों पे और मोदी की गारंटी और मोदी के घोषणा पत्र पे, तो मैं समझता हूं कि कई साल खत्म हो जाएंगे और उनकी नाकामियों को मैं लगातार बोलता रह जाऊंगा। समय की सीमा है, नहीं तो मैं आपको 500 वादे यहीं से बता सकता हूं जो इन्होंने कहे और पूरे नहीं किए। ये बोलते डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पर कैसी है कि बीच में डब्बे हैं, एक इंजन का मुंह इधर, एक इंजन का मुंह उधर है, दोनों इंजन अपने अपने खींच रहे और बीच में डब्बा रूपी जो जनता है वो पीस रही है। 32 भगोड़े भाग गए देश का पैसा लेकर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक भी भगोड़ा वापिस आया क्या? प्रति व्यक्ति आय क्या है आप निकाल के देख लो, GDP का हाल क्या है आप देख लो। आपने खाने की चीजों पे GST लगा दिया, पनीर दूध दही कुछ नहीं छोड़ा। तो ये क्या बात करेंगे? किसानों की आय दुगनी कर नहीं सकते, किसानों को उनकी फसल का हक नहीं दे सकते, 3 काले कानून ला रहे हैं ये। खाली टोल टैक्स से जनता से पैसा वसूलने का काम है इनका। और जितने ये भारतमाला बन रही है सब अडानी के लिए बन रही है कि विशाखापट्टनम में उसका कोयला चला जाए, ओडिशा में उसका कोयला चला जाए, जगन्नाथपुरी का जो खजाना निकला उसका अता पता नहीं है।
तिरुपति बालाजी में 250 करोड़ का लड्डू घोटाला कर दिया, इनका पता नहीं है। केदारनाथ का सोना चोरी हो गया, इनका अता पता नहीं है। वैष्णो देवी का 450 करोड़ का चांदी घोटाला हो गया, इनका अता पता नहीं है। अब राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं वो देश को कहां छोड़ेंगे? तब चला चली की बेला है। ये लगातार जुमले और झूठ बोलने वालों की सरकार है। मैं तो इनके बारे में बात भी करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किनके पास हम समय वेस्ट करें, किनके बारे में बात करके। और भी बहुत सारी बातें हैं, छोड़ दीजिए इनके, ये उस लायक भी नहीं कि इनके बारे में बात की जाए। जी, छत्तीसगढ़ में आते जाते जी, अभनपुर में अभी जो सम्मेलन हुआ विधायकों का, जिलाध्यक्षों का, तो उससे कैसे मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आपने भी वो अटेंड किया है, तो कैसे होगी? निश्चित तौर पे मैंने अपनी पार्टी के बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अटेंड किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक चीज़ ये अच्छी होती है कि एक तो आपको पार्टी की विचारधारा के बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ अनछुए पहलू रहते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल के प्रचार प्रसार करती है, जैसे मैंने अभी नेहरू जी के कपड़े का उदाहरण दिया था। ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाता है कि फैक्ट्स ये हैं, ये किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं जिसको आप पढ़ लीजिए। फिर मनरेगा में जो ये लोग कर रहे हैं या केंद्र सरकार जो भी योजनाएं ला रही जिससे देश का नुकसान हो रहा है, उन सब के बारे में बताया जाता है कि कैसे गोदी मीडिया के माध्यम से देश को बरगलाने का ये काम करे। तो उनके गलत नीतियों का, उनके गलत हथकंडों का हमको कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है और क्षेत्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कैसे हमें काम करना है। हम लोग गांव में भी जाते हैं, गांव में रात्रि विश्राम भी करते हैं, गांव को करीब से जानते हैं, समस्याओं को करीब से जानते हैं, अपनी विचारधारा का प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद जो सवाल जवाब होते हैं, जो जिज्ञासाएं होती हैं, उसके बारे में जो हमें प्रशिक्षण देने आते हैं विशेषज्ञ, उनसे भी बात करके सारी चीज़ों को जानते हैं। तो उसका काफ़ी लाभ होता है। और मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने 10 दिन का जो पहला प्रशिक्षण शिविर गांधी दर्शन राजघाट नई दिल्ली में लिया था, तो हमारे साथ राहुल जी ने भी प्रशिक्षण लिया था साथ में। तो प्रशिक्षण शिविर से निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बहुत लाभ होता है, उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है, वो होता रहना चाहिए। और ये सब प्रशिक्षण और जानकारी का ही लाभ ये होता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के कार्यक्रम का संचालन करने का भी अवसर प्राप्त होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम का भी मंच संचालन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप ईमानदारी से सिर्फ पार्टी की विचारधारा के साथ काम करते रहिए, सुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए और राहुल गांधी जो सिखा रहे हैं उस रास्ते पर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर जब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े सम्मान प्राप्त हुए तो ये कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान प्राप्त होगा। और महासमुंद विधानसभा की बात करें, 2023 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस की हार हुई, तो उसको हम पार्टी की गुटबाजी समझें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार हुई? नहीं, देखिए समय होता है, मैंने कहा ना समय होत बलवान। अब वो जो चीज़ें निकल जाती हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से उसका आकलन अलग तरीके से करते हैं, अपनी नापसंद के हिसाब से आप उसका आकलन अपनी तरीके से करते हैं। पर यह होता है कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं और उसकी वजह से जीत और हार होती है। इसमें कुछ कहना समय समय की बात होती है, भाग्य की बात होती है। जीत हार राजनीति में होते रहती है। बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे, कई लोग हारते जीतते रहते, होते रहता है। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस के अभी तक 2 मुख्यमंत्री हुए आचार्य जी, तो एक अजीत जोगी जी और भूपेश बघेल जी। तो दोनों के जो कार्य थे, आपको दोनों के कौन से कार्य जो बेहतरीन लगे? देखिए, दोनों अपने आप में बहुत ही शानदार शख्सियत भी, बहुत ही शानदार वर्कर भी और बहुत ही शानदार जानकारी रखने वाले योद्धा हैं मेरी नज़र में। जोगी जी का ऐसा था कि जोगी जी ने अपने आप को प्रूफ किया, जनरल कोटे से वो आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर वो थे और जादूगर थे वो। उनकी बातों में भी दम था, उनके भाषणों में भी दम था और एससी एसटी वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, सब में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। और उस समय उनकी जो योजनाएं थी, उनको छत्तीसगढ़ को लेकर जो विज़न था वो बहुत अद्भुत था। किसी कारणवश वो 2003 में रिपीट नहीं हो पाए, पर निश्चित तौर पे अजीत जोगी बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही एक शानदार राजनेता थे। और रही बात भूपेश बघेल जी की,
तो भूपेश बघेल जी के बारे में शब्दों में कुछ कहना बहुत कठिन, क्योंकि भूपेश बघेल जी राजनीति के वो शेर हैं जिन्होंने हमेशा बुलंदियों के साथ दहाड़कर विपक्ष का सामना किया। उनके परिवार को ईओडब्ल्यू में बिठाया गया, उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए गए, लगातार व्यक्तिगत हमले हुए। उसके बावजूद 5 साल उन्होंने संगठन अध्यक्ष रहते हुए जो काम किया, पूरे प्रदेश में राजीव भवन बनाए, इतनी पद यात्राएं किए, झलियामारी कांड हो, आगपुड़वा कांड हो, नसबंदी कांड हो, नान घोटाला हो, अभिषेक सिंह पनामा वाला मामला हो, उन्होंने अद्भुत काम किया। और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक विचित्र चीज थी कि जब हमारा छत्तीसगढ़ था, हमारे छत्तीसगढ़ियों को लाभ नहीं मिल पाता था। छत्तीसगढ़ से हमेशा मध्य प्रदेश की सरकारें बनी, तो विकास के जो आयाम छत्तीसगढ़ को मिलने चाहिए थे वो कभी मिले नहीं। भूपेश बघेल जी जब बने तो पहली बार हमने देखा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर जो काम किए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो काम किए, आदिवासियों के वनोपज को लेकर जो काम किए, छत्तीसगढ़ के बच्चों के एजुकेशन को लेकर जो उनका विजन था आत्मानंद स्कूल का, या राम वन गमन पथ का जो उन्होंने एक विजन था उनका, या कौशल्या माता का मंदिर उन्होंने जो बनाया था, या उन्होंने किसानों का जो कर्जा मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के अंदर माफ किया था, या किसानों को उनकी उपज का जो दाम उन्होंने दिया था, अद्भुत विजन था। छत्तीसगढ़ राजगीत को लेकर उन्होंने जो काम किया, ऐसे अनगिनत मामले हैं मैंने देखा। वैसे विलक्षण प्रतिभा के लोग राजनीति में बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो छत्तीसगढ़ राजगीत को लेकर हमने देखा कि हर कार्यालय में उस समय राजगीत बजता था। और बोरेबासी को लेकर उन्होंने जो काम किया, आप देखिएगा कि उस समय स्थिति ये होती थी कि कलेक्टर एसपी भी छत्तीसगढ़ी में बात करने लग गए थे। जिस भी ऑफिस में हम जाते थे लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते थे, हर जगह राजगीत की बात होती थी, हर जगह छत्तीसगढ़ियों की हित की बात होती थी। पर आज फिर 2.5 साल में वही हो गया। तो भूपेश बघेल जी के जो काम थे, भूपेश बघेल जी के जो विजन था, भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ को लेके जो सोच थी, ऐसे नेता राजनीति में बड़े विलक्षण रूप से आते हैं, बड़े विरले आते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैंने शुक्ल बंधुओं की राजनीति को भी देखा, मैंने डॉक्टर चरणदास महंत जी की राजनीति को भी करीब से देखा, मैंने टी.एस. सिंहदेव जी की राजनीति को भी बहुत करीब से देखा, मैंने जोगी जी को भी देखा, मैंने भूपेश बघेल जी की राजनीति को भी बहुत करीब से देखा। तो निश्चित तौर पे ये ऐसे नायाब हीरे हैं कांग्रेस की राजनीति में, जिनसे देखकर जीवन में काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। और अभी साय सरकार को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं आजाद जी, तो उनकी जो सरकार जो योजनाएं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक सोच थी कि एक सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं, आदिवासी हैं, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, छत्तीसगढ़ का भला करेंगे। पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, 2.5 साल में वो आस, वो विश्वास पूरी तरह से टूट गया और दिल तोड़ दिया इन्होंने। आज हसदेव की जो स्थिति हो रही, आज बस्तर की जो स्थिति हो रही, हमारे खनिज संसाधनों को जो बेचने का काम किया जा रहा है, आज जो पेशा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज जो हमारे छत्तीसगढ़ियों को वन अधिकार अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा, उनको उनका जीवन स्तर उठाने का काम नहीं हो रहा, किसान अलग दुखी हैं, खाद की जो लगातार कालाबाजारी हो रही है, नकली बीज मिल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है। इन्होंने जो अपने मोदी की गारंटी में घोषणा किए थे, एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। ना इन्होंने ऋण मुक्त ब्याज दिया, ना इन्होंने रोजगार दिया, ना इन्होंने 500 में सिलेंडर दिया, ना इन्होंने 5 लाख का बीमा कराया, कुछ भी नहीं कराया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी उम्मीद थी इनसे, पर उम्मीदों पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और मेरी नज़र में तो छत्तीसगढ़ की ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का 2.5 वर्ष है, ये एक ऐसा अध्याय है जो छत्तीसगढ़ की जनता इनको 28 में सजा देगी और ये अध्याय भूल नहीं पाएगी। और अभी पेपर लीक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जी, तो कई स्टूडेंट्स उसके कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं और मन की बात में भी वो देश को संबोधन देने की बजाय राजनीति की बात करते हैं। पर जो देश इस विश्व का सबसे युवा देश है, जहाँ की 60% आबादी 35 वर्ष से कम है, उस देश के युवाओं को ना रोजगार मिल रहा है,
ना उनके उच्च शिक्षा का कोई इंतजाम कर पा रही सरकार। ये 2014 से लेकर ऐसी सरकार है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मोदी जी की सरकार में 90 से ज़्यादा बार पेपर लीक हुए, और जितने भी बच्चों ने आत्महत्या की उन सब का पाप इस सरकार पर लगेगा। क्योंकि ये सरकार जब कोई भी पेपर होता है तो उसका फॉर्म भरवाने के नाम से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती है, और उसके बाद पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो उन बच्चों की भी बद्दुआएं लगेंगी, उन बच्चों के माता पिता की बद्दुआएं लगेंगी। और जो काम इन्होंने किया है, ये इतने बेशरम लोग हैं कि मोदी जी तो एक शब्द बोलते नहीं, और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो तो इस्तीफा भी नहीं देते। पहले ऐसा होता था कि कुछ रेल दुर्घटना होती थी या कुछ भी होता था, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देते थे वो, पर ये तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। वो कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा ना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। हमारा गौरवशाली इतिहास भी था, हमारी गौरवशाली विचारधारा भी है, और हमारा गौरवशाली ऐसा बहुत सारा काम रहा है जो एग्जाम्पल के रूप में इस देश में प्रस्तुत किया जा सकता है। पर मोदी जी तो ऐसा है, 35 साल भीख मांगे पर 10 लाख का सूट पहन के राजनीति करते हैं, और देशों में जा के खाली पुरस्कार ग्रहण करते हैं। उन देशों की भी यात्रा वो करने निकल जाते हैं जिसकी आबादी 1,21,000 है। यहाँ देश के युवा जब आत्महत्या कर रहे होते हैं तो मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे होते हैं कि महिलाओं का जो आरक्षण का अधिकार है ये देना नहीं चाहते, झूठ बोलते हैं लगातार। और उसके बाद ऑपरेशन लोटस चलाकर ये तो सांसद विधायक की खरीदी भी करते हैं। अब तो ये सरकारों की भी खरीदी करने लग गए। तो जो सरकार लोकतंत्र का अपमान कर रही है, जो सरकार संविधान का अपमान कर रही है, ऐसी सरकार से अब इस देश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और उसी की सजा इनको 28-29 में मिलेगी। और आज का युवा अगर राजनीति में आना चाहता है तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? निश्चित तौर पे हर पढ़े लिखा ईमानदार युवा को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे लोग युवा जोश के साथ, ईमानदारी के साथ, सुचिता की भावना के साथ राजनीति में आएंगे, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। और इसी सोच के साथ आज राहुल जी भी लगातार उदयपुर अधिवेशन के बाद इस प्रण को लेकर चल रहे हैं कि हमारी पार्टी के 50% पद हम ऐसे युवाओं को देंगे जिसकी उम्र 50 वर्ष से कम है। और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी एक विज़न को लेकर चल रही है, और मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के, जिले के और देश के युवाओं से ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि आज देश को आपकी ज़रूरत है। आज देश आपको हाथ फैलाए इंतजार कर रहा है कि आप सब आए, और जेनजी खास कर आए, क्योंकि जब जब युवा आया है तभी क्रांति का आगाज हुआ है। और निश्चित तौर पे जो वातावरण बन रहा है आज YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश के युवाओं को पता चल गया है कि देश कितने कमज़ोर हाथों में है। इसीलिए युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ, युवा आए, और निश्चित तौर पे आना ही चाहिए कि युवाओं के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा, मुझे पूरा विश्वास। और चाचा जी ये पूरा था जेन जी, आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अभी बहुत प्रचलित है वो वर्ड। क्या जेन जी के फेवरेट लीडर राहुल गांधी जी हैं? निश्चित तौर पे देखिए क्या होता है, जब जेन जी ये देखता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो लगातार ईमानदारी के साथ इस देश के हित की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, लगातार जब इस देश में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपके खिलाफ झूठे केस बनाए जा रहे हैं, आपको बगैर गलती के 6-6 महीना जेल में डाल दिया जा रहा है, उन परिस्थितियों में अगर जेन जी ये देखता है कि एकमात्र ऐसा नेतृत्व है राहुल गांधी का जो लगातार बगैर किसी लाग लपेट के, अभी आपने देखिए कोटा जयपुर में राहुल जी ने जब युवाओं को संबोधित किया, उन्होंने एक बार भी राजनीति की बात नहीं की, एक बार भी कांग्रेस की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ युवाओं के हित की बात की। तो युवा देख रहा है कि आज हमारे हित की बात और इस देश के विकास की बात अगर कोई कर रहा है, युवाओं को रोजगार की बात हो, युवाओं को सम्मान की बात हो, तो वो सिर्फ राहुल गांधी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आज जेन जी की सबसे पहली पसंद अगर देश में कोई है तो राहुल गांधी। और अभी एक रील आई थी जिसमें न्यूज़ टाइप की थी, उसमें ये बताए थे कि राहुल गांधी जी का जब जन्मदिन था तो उन्होंने युवाओं को 80 से 90 हज़ार लोगों को नौकरी बांटी। तो बिल्कुल राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, और जैसे कॉलेजों में ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट कंपनियां और जो दूसरी कंपनियां जो अपना शिविर लगाती हैं और वहाँ से अच्छे लोगों को चुन के नौकरी देती हैं, तो भारतीय युवा कांग्रेस ने भी एक पूरा कार्यक्रम किया था जिसमें कई युवाओं ने आवेदन दिए और हजारों युवाओं को वहाँ पर नौकरी भी मिली। मैंने कहा ना, जब आप ईमानदारी से कोई प्रयास करते हैं
सच के रास्ते पर चलते हैं और सही नीयत से काम करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती। हम तो सरकार में नहीं हैं, पर हमारी नीयत साफ थी तो हमने एक अच्छा काम किया जिसमें हमारे युवाओं को लाभ भी हुआ। निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार आएगी तो उसका पूरा लाभ इस देश के युवाओं को होगा, आप देखिएगा। पर ये तो अच्छी चीज़ है, मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रही है न्यूज़ चैनलों में? मीडिया कौन सी अच्छी चीज दिखा रही? आज इस देश में बहुत सारी विसंगतियां हैं, पर आज दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में लाखों पत्रकार हैं, ईमानदार अच्छे पत्रकार हैं, जो सब इन मीडिया में ही काम कर रहे हैं जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। पर दुर्भाग्य क्या हो गया है, जितने भी मीडिया चैनल हैं सबको बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है। इस देश की आधी से ज्यादा मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है आज बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। तो जब मालिक कहेगा तो पत्रकार चाहकर भी वो चीज नहीं दिखा सकते जो सरकार के खिलाफ। इसीलिए जो इस देश के हित की बात या किसानों के हित की बात या युवाओं के हित की बात है वो आजकल आपको मेन स्ट्रीम में देखने को नहीं मिलेगी। वो तो भला हो आप जैसे यूट्यूबर्स का, भला हो वो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का इस देश में जो लगातार अभिसार जैसे, रवीश जैसे कई पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जैसे कई लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और आज सच सामने आ रहा है। और यूट्यूबर के फॉलोअर आप देख लीजिए, टीआरपी किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया से ज़्यादा टीआरपी और उनके फैन फॉलोइंग यूट्यूब चैनल्स की ज़्यादा है। तो इसी से समझ में आता है कि देश के युवाओं को अब समझ में आ गया है कि देश का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है और चंद लोग इस देश को जो लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं वर्तमान सरकार के साथ मिलकर, उनकी अब चला चली की बेला आएगी और जेन जी इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा और राहुल गांधी इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और चाचा जी, इंडिया गठबंधन है तो आज भी इंडिया गठबंधन है? निश्चित तौर पे है, आज भी है। और अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई थी और आगे भी जो लोग इस देश का विकास चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, समान विचारधारा के साथ ये गोडसे और सावरकर की विचारधारा को जो लोग इस देश से हटाना चाहते हैं, वो सारे लोग इंडिया गठबंधन में हैं और आगे भी रहेंगे और मिलजुल के निश्चित तौर पे आने वाले समय में सरकार भी बनाएंगे। और आने वाले सालों में 2028 में हम अमरजीत चावला जी को कहाँ देखेंगे? आपके क्या प्लान्स हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कल भी लड़ाई लड़ रहा था, आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ और कांग्रेस के सिपाही के रूप में मैं जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ते रहूँगा। और दादा जी, नवजोत सिंह सिद्धू और आपको मैं जानता हूँ जो तत्पर जवाब देते हैं, बिना हिचकिचाए और शायरी से जवाब देते हैं। तो अब समय आ गया है हमारे पॉडकास्ट को एंड करने का, तो हमारे व्यूअर्स के लिए 2 शब्द और एक शायरी हो जाए। तस्वीर में रंग भरने से तस्वीर नहीं बदलती, तस्वीर में रंग भरने से तस्वीर नहीं बदलती और नीयत हो साफ तो नीयत नहीं बदलती। हम जानते हैं हमारी बातों में अमृत नहीं, पर हमारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरह आपस में जहर नहीं घोलती। बढ़िया बढ़िया। और संदेश मेरा यही है कि आज देश के अंदर उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक और नए स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है, क्योंकि आज सच में इस देश का हिंदू भी खतरे में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह हिंदुओं की धर्म और आस्था को राम मंदिर का चढ़ावा चढ़ाकर डैमेज कर रही है, जिस प्रकार महंगाई बढ़ा रही है, तो सच में इस देश का 80% हिंदू खतरे में है। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, आइए और पूरी ईमानदारी के साथ, सुचिता के साथ, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करिए। आपका समय आपने दिया दादा जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, आपका बहुत धन्यवाद। उसमें हमारे चैनल में ना कमेंट्स आ रहे थे आपके लिए कि अमरजीत चावला जी को बुलाइए करके, तो इसलिए हम आपसे समय लिया था जी। ये जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, आप जैसे चाहने वालों का प्यार है। मुझे तो बस यही लगता है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूं और मुझसे तन मन वचन कर्म जुबान से कभी ऐसा कोई काम ना हो जिससे मेरा महासमुंद या मेरे परिवार या मेरा छत्तीसगढ़ कभी शर्मिंदा हो। आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद।